दिल नादान नावल बाई अमन ईवा। एपिसोड 17। वो इस बार में आया हुआ था जहाँ सोफिया आजकल काम कर रही थी। बार के अंदर अजीब माहौल और बेबाक बदतहजीब लोग और बार गर्ल के तौर पर खड़ी सोफ़ी को देखकर इसे शदीद अफसोस हुआ था। कहाँ वो गांव की मासूम सी लड़की और कहाँ ये नशा करते मर्दों को अपने नामुकम्मल लिबास में अदाएँ दिखाती सोफिया। इससे बहुत बुरी तरह महसूस हुआ कि सब में इसकी सबसे बड़ी गलती है। इससे सोफ़ी को यूँ इतने बड़े शहर में लाकर पैसा देकर आज़ादी और खुली छूट नहीं देनी चाहिए थी। वो आगे बढ़ा और सोफिया के ऐन सामने एक चेयर पर जा बैठा। वो पेशा वराना मुस्कुराहट से इसकी तरफ मुड़ी और जम गई। एडम, एडम इज़ डेट यू? वो पहले बेयकीनी और फिर जोश से बोली। चेहरे पर हैवी मेकअप किए वो अच्छी खासी पुरकशिश लग रही थी। यस इट्स एडम, यू लुक हैप्पी, एडम ने संजीदगी से कहा और एक तायराना नज़र बार पर डाली। सोफिया गड़बड़ा गई। सो यू वांटेड टू डू दिस, इज़ डेट योर ड्रीम यू ऑलवेज टॉक अबाउट? तो तुम ये करना चाहती थी, ये तुम्हारा ख्वाब है जिसकी तुम बात करती थी? एडम ने एक खामोश नज़र इसके जगमगाते चेहरे पर डाली जहाँ अब इसकी भीगी आंखों से बहते आंसू हल्की लाइट में चमकने लगे। एडम प्लीज़, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ गए। सब ने कहा तुम मर गए, मेरे सब ख्वाब ख़त्म हो गए। वो रोने लगी तो एडम ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। सब ने कहा मैं मर गया, तुमने मान लिया और फिर तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लगी। मुझे बस एक नज़र देखना था लफ्ज़ों के जाल बनाकर अपनी बातों में कैद करने वाले लोग कैसे होते हैं। तुम्हें देख लिया, अब चलता हूँ। एडम सर्द लहजे में बोलता हुआ उठ गया तो सोफिया का सांस अटक गया। मुझे लगा तुम मेरी मोहब्बत में खिंचे चले आए, वो खफकी जता रही थी। एडम ने हैरत से इसका चेहरा देखा। मुझे लगा था मेरी मौत का सुनकर तुम मर जाओगी, मगर फिर तुम मुझे एक क्लब में मिलती हो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। मेरी मोहब्बत तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी सोफ़ी, तुम बहुत जल्दबाजी कर गई। एडम ने तासुब से जताते हुए इसकी हकीकत इस पर वाजिया की तो वो तरफ उठी। मैं तुम्हें भूली कब थी एडम, वो मुझे तुम्हारे जैसा लगा, इसका नाम। और सोफिया के जवाब ने एडम का रहा सहा सब्र छीन लिया। लोग इतने फजूल एक्सक्यूज़ बना कैसे लेते हैं? मैं बस तुम्हारी ज़रूरत था सोफिया, अब मेरा चेहरा लोगों में ढूंढना छोड़ दो। वो नहायत नफरत से बोला था कि सोफिया गंग रह गई। एडम अब माफ़ नहीं किया करता। एडम इतना बदल गया, इतनी नफरत। वो मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई। वो वहाँ से मुड़ा तो सामने ही सोफिया का मौजूदा बॉयफ्रेंड ठहरा था। एडम ने पलट कर एक जताती तंजिया नज़र सोफ़ी पर डाली और वहाँ से चला गया। हानि, अगर तुमने सफ़ीर से शादी करनी है तो अपने भाई का रिश्ता भेजो, वरना मैं सफ़ीर से शादी के लिए हाँ कह दूँगी। लाइला का सब्र जवाब दे रहा था। इसे जल्द अज जल्द दाराम को हासिल करना था। लाइला, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, भाई को मना लूँगी, तुम फिक्र मत करो। बस इतना जान लो कि अजवा से शादी कभी नहीं करेंगे। रिमाब भाई की शादी हो जाने दो, मैं जल्द भाई से बात करती हूँ। हानिया ने इसे इत्मीनान दिलाया। वो दाराम की शादी का छुपा गई, मगर अब इसे जल्द अज जल्द कुछ करना था। ओके, 1 माह तक घर वालों को रोक लेती हूँ, इसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना। लाइला ने इस पर एहसान जताते 1 माह का वक्त दिया और कॉल काट गई। हानिया पैर पटकती दाराम के कमरे के बाहर जा खड़ी हुई और नॉकिंग की। आ जाएं। कुछ देर बाद दाराम की संजीदा आवाज़ उभरी तो गहरे सांस लेकर खुद में हिम्मत पैदा करती अंदर दाखिल हुई। हानिया, क्या बात है? इसे यूँ अचानक अपने रूम में देखकर दाराम हैरान हुआ। वो सामने ही ग्लास वॉल के पास सिटिंग एरिया में खड़ा था। हानी इसके पास पहुंची। भाई, वो शादी आपकी मजबूरी थी ना? और बेशक वो शादी भी रहे, मगर लाइला से भी शादी कर लेना प्लीज़। हानिया ने बिना तमहीद बांधे साफ बात की और इसकी इस फजूल बात पर इसके चेहरे पर तनाव आया। हानिया, तुम्हें शादी के बदले क्या लालच दिया गया है? तुम अपनी तमीज़ भूलती जा रही हो। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ ज़रूर देता तुम्हें, अगर इसमें तुम्हारी परवाह या मोहब्बत शामिल होती। तुम बस किसी मकसद के तहत ऐसा कर रही हो। दाराम के सर जुमले पर हानिया का जिस्म सनसना गया। नहीं, मकसद कैसा? मुझे क्या मिलेगा भाई? मैं तो आपके लिए। हानिया ने हकलाकर वजाहतें देते लब काटे। दाराम का इतना सख्त संजीदा अंदाज इसका हलक खुश कर रहा था। मेरे लिए लाइला ही क्यों, इसकी नेचर मुझे सूट करती है, या इसकी पर्सनैलिटी। हानिया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज़ मुझे यूज़ मत करो। इनफैक्ट तुम खुद को किसी की कठपुतली मत बनाओ, अपनी अकल से फ़ैसला करो। अब जाओ और दोबारा लाइला या ऐसी किसी लड़की का नाम मत लेना डियर। दाराम ने लहजे में नरमी लाते इसका गाल थपथपाया। हानिया शर्मिंदा हुई और पलट आई। वो अपने भाई को नहीं बता सकी कि वो सफ़ीर से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। दाराम की ज़ेरक निगाहों ने हानिया की परेशानी भांप ली थी। इसे लाइला पर शदीद गुस्सा आया और पलट कर फिर से शीशे के पार नज़र आते से आसमान पर चमकते चांद को तकने लगा। मजबूरी के रिश्ते और जिम्मेदारियाँ, इसे सब बोझ लगने लगा। रिश्तों में मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरत के रंग भरने लगे।
तो ज़िंदगी बेरंग होने लगती है। और फिर अपने दिल की खुशी और ज़िंदगी का रंग जिस ज़ात में नज़र आया था वो इसे पाने से कासिर था, और इसके आज़ाद कदम जंजीर शुदा हो चुके थे। और वो इतना कामयाब इंसान इस मामले में कितना मजबूर था कि हासिल का ख्वाब देखने की भी जुर्रत नहीं कर पा रहा था। दाराम, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी आंखों में मोहब्बत और चेहरे पर मजबूरी साफ महसूस होती है। कौन है तुम्हारी मोहब्बत? रिमाप ने एक बार इसे तकते हुए पूछ दिया था, और फिर ये सवाल जाने कितनी बार कई बार दोहराया था, और इसका नाम इसके होंठों पर आते आते रुक जाता था, क्योंकि जिस ज़ात को वो खुद से जोड़ चुका था इसे भी अलग नहीं कर सकता था। अब वो मजबूरी के रिश्ते की जंजीरों में इंसान था। वो इससे वो नाम लेने का भी हक नहीं था। इसकी मोहब्बत में जितनी शिद्दत थी इसके बराबर ही सब्र इसके दिल में था। रिमाब आदम करीम खान के साथ शेरवानी लेने आया था ताकि दोनों दुल्हे अपनी पसंद से खुद ले लें। रिमाब ने दाराम को भी आने का बोला था, मगर वो अभी तक नहीं पहुंचा था। सॉरी आदम, दरअसल मेरे कज़न ने भी हमें ज्वाइन करना था, बट वो आया नहीं। लेट मी कॉल हिम। रिमाब को आदम से इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगा, तो माजरत करते हुए कहा, ओ इट्स ओके। आदम ने मुस्कुराकर कहा। रिमाब कॉल मिलाने लगा, मगर दाराम शायद मीटिंग में बिजी था। कॉल अटेंड नहीं की तो रिमाब ने टेक्स्ट किया कि कॉल करे। वो आदम के साथ शेरवानियाँ पसंद करने लगा। वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके तो दाराम की कॉल आई। रिंगटोन पर रिमाब ने स्क्रीन सामने की। दाराम के नाम के साथ पिक्चर शो हो रही थी। आदम की सरसरी सी नज़र स्क्रीन पर पड़ी तो बुरी तरह चौंका। मीटिंग में बिजी था और हमारा प्रोग्राम याद नहीं रहा जनाब को। रिमाब कॉल करके फारिग हुआ तो मुस्कुराकर आदम को बताया। आदम ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। रिमाब ने इसके अचानक से चेहरे पर आ जाने वाले तनफर भरे तासुरात पर नासमझी से देखा और कंधे उचकाए, जबकि आदम आज इतने वक्त बाद इस इंसान का दोबारा सामने होने पर बेजार हो गया था। शी इज़ एक्सपेक्टेड बट वेरी वीक, डॉक्टर के जुमले ने इसके अंदर तक खुशी भर दी थी। ज़िंदगी जो बहुत सख्त तर होती जा रही थी, इसमें एक उम्मीद से जागी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसने वक़ार को देखा, वो भी खुश था और डॉक्टर की हदायत गौर से सुन रहा था। वो मुतमईन हो गई, अब ज़िंदगी आसान होने वाली है। बस दिल में छुपी कसक ने सर उठाया कि काश माँ बाप और भाई भी अब इसे माफ़ कर दें, मगर शादी के साथ माँ इसने पूरे ससुराल की हर तलख बात और सख्ती सहते दिल में माँ बाप से माफ़िया मांगी थी। वो हर दिन इस उम्मीद पर कॉल करती कि आज इनका दिल नरम पड़ गया होगा, मगर इसकी कॉल नहीं उठाई जाती थी। घर जाने का नाम लिया तो वक़ार की नाक ऊँची हो गई। अगर इन लोगों को ज़रूरत नहीं तो हमें भी नहीं। इसकी बात पर वो सोचती रह जाती कि इस हम में वो कब शामिल हुई थी। इससे माँ की दुआ और बाप की शफ़क़त चाहिए थी। भाई का मजबूत सहारा याद आता था। इस नई खबर पर इसके दिल में एक बार फिर उम्मीद जागी कि अब इसे कबूल कर लिया जाएगा, मगर वो गलत थी। इसके घर वालों के दिलों में इसके नाम पर ताला लग चुका था, जिस पर वक्त के साथ साथ जंग बढ़ता जा रहा था, और जिन तालों पर जंग लग जाए वहाँ चाबियाँ बेअसर हो जाया करती हैं। इसने अपनी ज़िंदगी के ये 9 माह भी माँ बाप की याद में तड़प कर गुजार दिए। ससुराल का रवैया कदरे बेहतर हो गया था, मगर इतना भी नहीं कि इसे आराम सुकून दिया जाता। इसने मौसमों की परवाह किए बिना काम किया था, और जब 9 माह बाद बड़ी बड़ी आंखों वाली जर्द कमज़ोर सी बेटी पैदा हुई, इसके ससुराल ने बच्ची देखने से इनकार कर दिया। आपसे कहा था ना, पेशेंट की कंडीशन बहुत एबनॉर्मल है, फिज़िकली और मेंटली अनहेल्दी रही, इसलिए ये अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी वाइफ ज़िंदा है और बच्ची भी सही सलामत है। डॉक्टर ने वक़ार को शर्मिंदा करना चाहा था, मगर वो आग बगोला हो गया और दंदनाता हुआ इसके सर पर पहुंचा। मुझे बेटा चाहिए था। बेटी तो तुम्हारी है ना, तो तुम पर ही जाएगी। ये भी कल को मेरे फैसलों पर सर उठाएगी, ख़ानदान में नाक कटवाएगी। मैं मज़ीद तुमसे रिश्ता नहीं रख सकता। मैं बेटे के लिए और शादी कर लूँगा, अम्मी की भांजी से। वो तनफर से बोलता जा रहा था। इसकी जद रंगत इन अल्फाज पर लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गई। वो डॉक्टर और नर्सिस का लिहाज किए बिना सबके दरमियान इसे तलाक का दाग देकर जा चुका था। वो इस बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी, और कार्ट में पड़ी नन्ही परी का इसकी माँ और बाप में से ना किसी ने वेलकम किया, ना इसका चेहरा देखा। वो अकेली आई थी और अकेली ही पड़ी थी। घर में मेहमानों का हल्ला गुल्ला था। अजवा को ना चाहते हुए भी अपनी स्टडी से ब्रेक लेना पड़ा। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि असबा के पास इसके अलावा कोई क्लोज सिस्टर फ्रेंड नहीं थी, जिसकी वजह से वो रिमाब की शादी का दुख दिल में दबाती असबा के साथ साथ थी, और शायद थकन से या फिर गम से इसे बुखार ने अलग घेर रखा था। असबा की मेहंदी का फंक्शन एक दिन पहले हो चुका था। आज रिमाब की मेहंदी की रस्म थी। जर्द अनारकली फ्रॉक में वो भी जर्द गुलाब की तरह लग रही थी। मुरझाई हुई सी उदास उदास भीगी आंखों से सबके चेहरे तकती। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने बाबा और भाई को अपने लिए उदास ना होने दे। हैरत अंगेज़ तौर पर दिनसा बेगम का रवैया भी इन दिनों इससे काफ़ी नरम और अपनायत भरा था, और असबा के लिए शादी में बस यही प्लस पॉइंट था। रिमाब टहलता
लॉन में कॉल पर दाराम से लड़ने में मसरूफ़ था, जिसने हर फंक्शन अटेंड करने की गारंटी दी थी मगर अब 3 दिन पहले से ही गायब था। रिमाप को इस पर शदीद गुस्से के साथ फ़िक्र भी सता रही थी। इसने रिमाप का या इसके घर का हर काम हमेशा एक बार कहने पर किया था, मगर अब इस अहम मौके पर वो गायब था। रिमाप, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। कुछ फॉरेन डेलीगेशन से पिछले 1 माह में मेरी मीटिंग्स चल रही हैं और अब लोग मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो यहाँ के नहीं है कि डिले कर दूँ। ये बिज़नेस डील्स बहुत प्रॉफिटेबल हैं। मैं इन पर बहुत हार्ड वर्क करता रहा हूँ। अब ऐसे जाने नहीं दे सकता, अरबों का नुकसान होगा। दाराम मुसलसल इसे वजाहतें दे रहा था, यहाँ तक कि इसे अपने बिजनेस की डिटेल्स तक दे डाली, जिस पर रिमाब राज़ी होने के बजाय और भी भड़क उठा था। इस पर मुझसे बढ़कर है ये सब। तुमने कई महीनों का काम मेरी शादी के लिए रोक रखा था। जो ही शादी के दिन आए, तुम्हारा हर इम्पोर्टेंट डील और हर मीटिंग तय हो गई। आज हर हाल में आओ, मुझे पूरा वक्त दो, इसके बाद जो करना है करते रहना। अब आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। रिमाब ने इसकी क्लास लेकर हुक्म जारी किया और इसके सुने बिना कॉल काट दी और अपने घर की तरफ बाढ़ की तरफ बढ़ती अजवा को देखा तो इसे बेख्तियार रोका। अजवा, रुको, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना, फिर कोई मेडिसिन ली? रिमाप की फ़िक्र और अपनाइयत पर अजवा को दुनिया का सबसे बुरा इंसान लग रहा था, जो ऐसे अनजान बन रहा था जैसे इसकी हालत का अंदाज़ा ना हो। जी हाँ, मेडिसिन ले रही हूँ। आप लोगों के शादी आने से फुर्सत मिलेगी तो रेस्ट कर लूँगी, फिर तबीयत या ठीक हो जाएगी या बिगड़ जाएगी। अजवा ने सपाट लहजे में कहते इसे जताया और कदम बढ़ाए। रिमाब ने इसकी पुश्त को घूरा और सर झटक कर अंदर बढ़ गया। बाढ़ के दूसरी जानिब कदम बढ़ाती अजवा की आंखें इस बेहस गईयों रूबरू होने पर भर आ गई थी। एडम सोफिया के झूठ और फरेब से बहुत हर्ट हुआ था। क्या था अगर मैंने मोहब्बत नहीं की थी तुमसे, मगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अहम मुकाम दिया था सोफिया। अपनी माँ को ही गलत साबित करना चाहता था और तुम इतनी सस्ती निकली, दूसरों की तरह दौलत की भूखी हविस परस्त। इसने दुख से सोचा, फिर तेज़ हारन पर सोचों के गिरदाब से निकला तो एन सामने तेज़ रफ्तार से आती गाड़ी पर घबरा कर मोड़ काटा और इस गाड़ी के बिल्कुल पास से गुजर कर आगे जाकर रुका। दूसरी गाड़ी भी कुछ फासले पर रुक चुकी थी। आर यू ड्रंक बास्टर्ड? एडम गाड़ी से निकलकर अपनी आदत के बरखिलाफ ज़ोर से चिल्लाया। इसकी नीली पानी जैसी आंखों में आग भड़क उठी थी। वाई डू यू ऑन द रोड और वट? क्यों तुम इस रोड के मालिक हो क्या? सामने वाला लड़का भी गाड़ी से निकलकर बराबर आवाज़ में चिल्लाते हुए सामने आया। एडम और वो जब बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए तो दोनों चौंके थे। हुडी बॉय, हु आर यू? एडम इसे पहचान गया था। ये वही हुडी वाला लड़का था। एडम ने छूटते ही सवाल किया, ओह एडम शाह, यू लुक स्टनिंग। वो भी पहचान चुका था। मुस्कुराकर एडम को सताइशी नज़रों से देखा, जो इस रात की निस्बत बहुत बेहतर हालत में था। हु द हेल आर यू? वाई डिड यू कॉल मी ब्रदर लास्ट नाइट? कौन हो तुम और पिछली बार तुमने मुझे भाई क्यों कहा? एडम गुस्से से बोला। कम ऑन, आई जस्ट वांटेड टू रिमेंबर मी, सो आई हैव डन समथिंग मेमोरेबल। चलो, मैं भी चाहता था तुम मुझे याद रखो। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जो याद रहे। वो कंधे उचकाता बेनियाजी से बोल रहा था। एडम के माथे पर बल पड़े। बाय द वे, इट्स सालिक इक्यान खान, नाइस मीटिंग अगेन। बहरहाल मैं सालिक इक्यान खान हूँ, फिर से मुलाकात अच्छी रही। वो बोल रहा था। इसके सियारात जैसी आंखों में शरारत थी। एडम ने मुंह बसूरा। नेवर सी यू अगेन मिस्टर नोबडी। एडम ने बच्चों जैसी खफकी जताई और पलटकर गाड़ी में बैठते हवा की तरह गायब हो गया। सालिक इसके अल्फाज और अंदाज पर खुलकर हंसा था और अपनी ग्रे स्पोर्ट्स कार में बैठा